बाहर का शोर काफी तेज था। नी यांग खिड़की तक चली गई, बाहर एक नजर डाली और उसके होंठों से मुंह तक एक ठंडी सी मुस्कान खिंच गई। ठीक वैसे ही जैसे 12वें चांद के महीने में बर्फ, यह लोगों को बिना ठंड के भी कंपकंपी दिला देती है। वह बाहर वाले व्यक्ति को राख में बदल जाने पर भी पहचान जाएगी। वह ली शू थी, म्यू जिनबाओ की रखैल, और वही जिसने चालाकी से उसे एक बूढ़े कुंवारे से शादी करने की योजना बनाई थी। पिछले जीवन की उसकी यादों में ली शू का वास्तव में एक बेटा था। यह बेटा, जिसे लेडी म्यू और म्यू जिनबाओ द्वारा लगभग पूजा जाता था, का नाम म्यू याओजू था। लेकिन लीशु जैसी कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कैसे पैदा कर सकती थी? म्यू याओजू बेहद दुष्ट था। 5 साल की उम्र में उसने नी कुइहुआ का गर्भपात करवाया और 16 साल की उम्र में उसे बलात्कार के आरोप में जेल भेज दिया गया। वह बस एक सामाजिक कैंसर था। ली शू ने अपने चेहरे पर एक बहुत झूठी मुस्कान लाई। बहन कुइहुआ, नमस्ते। मैं ली शू हूं। बस मुझे आशु कहिए। भविष्य में मैं आप पर निर्भर रहूंगी। अगर ली शू वास्तव में लेडी म्यू की भतीजी होती तो उसे उम्र के हिसाब से नी कुइहुआ को भाभी कहना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह नी कुइहुआ को उकसा रही थी। आखिर उसके पेट में म्यू जिनबाओ का बीज था। नी कुइहुआ सिर्फ एक मुर्गी थी जो बेटे के अंडे नहीं दे सकती थी। ऐसा व्यक्ति केवल उसका काम करने वाला घोड़ा बनने के लिए अच्छा। ली शू के चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे, लेकिन ईमानदार और सीधी सादी नी कुइहुआ ने उसकी असामान्य हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसकी बातों में क्या गलत था। नी कुइहुआ मुस्कुराई और कहा, जरूर, जब तक आपको हमारी गरीब रहने की स्थिति से कोई आपत्ति न हो। कितनी मूर्ख! कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक बेटा पैदा नहीं कर सकती। ली शू ने नी कुइहुआ को उपहास भरी नजरों से देखा। लेडी म्यू नी कुइहुआ की ओर मुड़ी और कहा, तुम्हें अभी आशु के लिए रहने की जगह की व्यवस्था करनी होगी। आशु गर्भवती है, तुम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। लेडी म्यू नी कुइहुआ को एक नौकर की तरह आदेश दे रही थी। दरअसल लेडी म्यू की नजरों में नी कुइहुआ एक नौकर से भी नीची थी। वह एक जानवर थी, एक ऐसा जानवर जिसे कोई भी अपनी मर्जी से धमका सकता था। नी यांग खिड़की के पास खड़ी थी, आंगन में हो रहे घटनाक्रम को ठंडी आंखों से देख रही थी। उसके चमकीले लाल होठों पर एक पीली मुस्कान खींची हुई थी। नी कुइहुआ तब कहती है, तो आशु और यांग यांग एक ही कमरे में सो जाएं। यांग यांग का बिस्तर काफी बड़ा है और आशु गर्भवती है, इसलिए रात में उसकी मदद के लिए कोई होगा। नी कुइहुआ बस बहुत दयालु है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह राक्षसों से निपट रही थी। उसे अच्छा अंत नहीं मिलेगा। यह सुनकर लेडी म्यू गुस्से से लगभग उछल पड़ी, चिल्लाई, कुल्टा, मैं जानती थी कि तुम कुछ बुरा करने वाली हो। क्या तुम आशु के साथ कुछ बुरा होने की कामना कर रही हो? उस कचरे के टुकड़े के साथ आशु को सुलाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर लीशु और नियांग, वह कचरे का टुकड़ा, एक साथ सोते तो क्या लीशु भी किसी काम की चीज को जन्म नहीं देती? लेडी म्यू ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहती थी। वह इसका जोखिम नहीं उठा सकती थी। नी कुइहुआ डर से पीली पड़ गई। माँ, हमारे पास कोई और कमरा नहीं है। हालांकि गांव में म्यू परिवार की रहने की स्थिति ठीक मानी जाती थी, फिर भी यह एक ग्रामीण इलाका था। चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इतना अच्छा नहीं हो सकता था, है ना? लेडी म्यू नी कुइहुआ को घूर रही थी। बेशक आशु को उस कचरे के टुकड़े के कमरे में अकेले रहना होगा। एक कचरे का टुकड़ा कमरे में रहने के लिए कैसे योग्य हो सकता है? यांग यांग का क्या? नी कुइहुआ ने पूछा। उस कचरे के टुकड़े को लकड़ी के शेड में लुढ़कने दो, या भेड़ बकरी का बाड़ा भी चलेगा। लेडी म्यू ने क्रूरता से थूका। नी कुइहुआ ने लेडी म्यू की ओर देखा और कहा, माँ, लोग लकड़ी के शेड में कैसे रह सकते हैं? इसके अलावा नी यांग पहले से ही इतनी बड़ी थी, उसके लिए लकड़ी के शेड में रहना कितना सुविधाजनक होता। लेडी म्यू को उम्मीद नहीं थी कि नी कुइहुआ अवज्ञाकारी होगी और सीधे डांटा, तुम बांझ बुढ़िया मुर्गी, तुम अब बेकाबू हो गई हो। अब तुम मुझसे बात करने की हिम्मत करती हो। अगर मैं तुम्हें जाने को कहूं तो तुम जाओ। म्यू जिनबाओ आया, एक भी शब्द बर्बाद किए बिना, और सीधे कार्रवाई में जुट गया। नी कुइहुआ को जमीन पर लात मार दी गई। तुम नाकारा औरत, तुम मेरी माँ से बहस करने की हिम्मत करती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी पिटाई की जरूरत है। मुझे और मत मारो, मुझे मत मारो जिनबाओ, मैं हिम्मत नहीं करूंगी।
नी कुइहुआ ने बार बार दया की भीख मांगी। म्यूजिनबाओ अपनी आस्तीनें ऊपर करता है। समय बर्बाद मत करो, जाओ और अभी कमरा साफ करो। नी कुइहुआ तुरंत जमीन से बिना एक शब्द भी बोले उठती है और नी यांग का कमरा साफ करने जाती है। आंगन में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए नी यांग अपने अंदर गुस्से का एक तूफान महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि वह अभी बाहर निकल जाए और बाहर के उन लोगों को मार डाले, लेकिन तर्क ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ और बहन के साथ यहाँ से सुरक्षित बचना था। वह जल्द ही अपनी माँ और बहन के साथ यहाँ से निकल पाएगी। बस थोड़ी देर और रुकना होगा। म्यूजिनबाओ ली शू को आराम करने के लिए ले गया। नी कुइहुआ के सामने म्यूजिनबाओ एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर और गाली गलौज करने वाला आदमी था, लेकिन ली शू के सामने वह अपना दिल उसे दे देना चाहता था। नी यांग को अपने पिता से सख्त नफरत थी। तभी रसोई के बाहर कदमों की आवाज आई। नी यांग ने अपना गुस्सा छिपाया, थोड़ा मुड़ी और एक बनावटी मुस्कान लाई। दादी। मैडम म्यू ने अपने हाथों में रखी चीजें चूल्हे पर फेंक दीं। उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं था। तुम नाकारा, इस मुर्गी को पकाओ। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी चुराते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। इन कठिन समयों में जब पेट भर खाना भी मुश्किल था, आम लोग मांस कैसे खरीद सकते थे, मुर्गी की तो बात ही क्या। अचानक कंजूस मैडम म्यू ने वास्तव में अपने परपोते के लिए पूरी मुर्गी खरीद ली। नी यांग ने मुर्गी उठाई, अपने सामान्य विनम्र व्यवहार में लौट आई और धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गई दादी। नी यांग को देखकर मैडम म्यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। एक नाकारा को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। मुर्गी साफ करने के बाद नी यांग ने उसे बर्तन में पकने के लिए रख दिया। वह मुर्गी को काट नहीं सकती थी, नहीं तो मैडम म्यू उसे चोरी करने का शक करती। मुर्गी पकाते हुए नी यांग को कुछ याद आया। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ली शू आखिरकार एक पुरानी दोस्त थी। जाने से पहले उसे विदाई उपहार कैसे नहीं दे सकती थी। चूंकि ली शू का बेटा म्यू याओजू अपने पिछले जीवन में समाज के लिए एक अभिशाप था, इस जीवन में वह अभिशाप को मूर्ख बना देगी। वह उसे फिर से किसी को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ बना देगी। म्यू याओजू निर्दोष नहीं था और नी यांग इसे एक अच्छा काम मान सकती थी, कीड़े मकोड़ों को खत्म करके। नी यांग आंगन में एक बड़े पेड़ के नीचे गई, जहां एक प्रकार की ऑर्किड घास उगती थी, जिसमें बैंगनी फूल लगते थे। फूल गैर विषाक्त थे, लेकिन फूलों के अंदर का पुंकेसर जहरीला था। यह फूल रंगहीन, गंधहीन था, कोई निशान नहीं छोड़ता था। इस युग में जहां प्रसव पूर्व जांचें मौजूद नहीं थीं, कौन इसका पता लगा सकता था। अपने पिछले जीवन में नी यांग ने चिकित्सा का अध्ययन करने के बाद ही इन फूलों का वैज्ञानिक नाम सीखा था। नी यांग ने लापरवाही से कई फूल तोड़े और रसोई की ओर चली गई। मुर्गी का सूप तैयार होने के बाद नी कुइहुआ अंदर आई। यांग यांग, आओ मुझे पास दो और मुर्गी का सूप अपनी चाची आशू को दे दो। हवा में मुर्गी के सूप की स्वादिष्ट खुशबू फैली हुई थी। नी कुइहुआ अपना लाड़ निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट मुर्गी का सूप नहीं सूंघा था। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। नी यांग ने जांच की कि नी कुइहुआ के पीछे कोई नहीं था। ध्यान से तेल वाले चिकन सूप का एक कटोरा निकाला। माँ, मैंने इसे चुपके से निकाला है, कोई नहीं जान पाएगा। इसे गरम गरम पी लो। मुर्गी का सूप नी कुइहुआ के लिए फायदेमंद है, जिसने अभी अभी जन्म दिया है। लेकिन हमेशा आज्ञाकारी नी कुइहुआ मेहमानों के सूप का एक घूंट भी कैसे ले सकती थी। मैं नहीं पीऊंगी। माँ अच्छी सेहत में है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे जल्दी से वापस डाल दो, मुझे इसे अपनी चाची आशू को देना है। नी यांग ने जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने चिकन सूप उठाया और एक ही घूंट में पी गई। इतना अच्छा चिकन सूप, ली शू को इससे कैसे फायदा हो सकता है। यांग यांग, तुमने ऐसा काम कैसे किया। नी कुइहुआ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। नी यांग की आंखों में एक गंभीर भाव था। उसके शब्द अर्नेस्ट थे और भावनाओं से भरे थे। माँ, वह ली शू बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूं, उसके पेट में पल रहा बच्चा सबसे ज्यादा मेरे पिताजी का है। वे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। माँ, जागो।